सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 क्या है? हिंसा कारण एवं निवारण। यानी कि जो हिंसा है, हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो हम जिसको देख पाते हैं, जैसे कि कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी कारण से किसी को हानि पहुंचा रहा है या किसी को फिजिकली कोई चोट पहुंचा रहा है, तो ये सारी चीजें हिंसा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो हिंसा क्यों होती है, इसका क्या रीजन है, इसका क्या अर्थ होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, इसके क्या कारण होते हैं और हम कैसे हिंसा को रोक सकते हैं। आप जाकर के देखिए, बहुत सारी जेलों में लोग भरे हुए हैं। क्यों भरे हुए हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें गलत की हैं, बहुत सारे लोगों ने मारपीट किया, बहुत सारे लोगों ने कुछ हिंसा की, किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो ये भी हिंसा में ही आएगा। तो ये सारी चीजें क्यों समाज में हो रही हैं, इसका क्या कारण है और कैसे हम इस हिंसा को कम कर सकते हैं। चूंकि जो आपका पेपर है, इसका नाम ही शांति शिक्षा है, तो शांति शिक्षा में ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि हिंसा क्यों होती है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर, लास्ट चैप्टर में आपके हिंसा के बारे में दिया गया है। ये आपके चैप्टर नंबर 5 की पहली क्लास है और इसके बाद एक क्लास और आएगी आपकी, और इसके बाद की जो क्लास आएगी, इस क्लास के बाद वो लास्ट क्लास होगी आपकी शांति शिक्षा की। और इस तरीके से आपके सारे के सारे विषयों को मैं कंप्लीट करवा दे रही हूँ। हर एक विषय के आपको इस तरीके से हाथ से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी। ऐप में आपको सारे विषयों की वीडियोस मिल जाएंगी, सारे विषयों के मास्टर क्लास मिल जाएंगे, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, सारे विषयों के आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पूरा मिल जाएगा और सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो अलग से आपको ये सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है मार्केट से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप की लिंक मिल जाएगी। ऐप पर क्लिक करके आप कोर्सेज को ले सकते हैं 4 सेमेस्टर के दोस्तों, और वहां पर सारे सेमेस्टर के कोर्सेज अवेलेबल है। जिस भी सेमेस्टर के आपको लेने होंगे, आप 4th सेमेस्टर में हो तो आपको 4th के ही लेने होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। अगर चैप्टर नंबर 4 तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग सारे के सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हिंसा कारण और निवारण। सबसे पहले हिंसा का क्या अर्थ है और इसकी क्या परिभाषा है। तो हिंसा शब्द की उत्पत्ति हिंस धातु से हुई है, जिसका अर्थ पीड़ा देने से लगाया जाता है। अतः किसी भी व्यक्ति को पीड़ा या कष्ट पहुंचाना हिंसा है। दूसरे शब्दों में, किसी भी जीव को शारीरिक पीड़ा या कष्ट देना, किसी का अहित करना, अपने कर्मों से किसी को पीड़ा पहुंचाना आदि हिंसा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किसी को भी अगर हम अपने हाथों से कष्ट पहुंचा रहे हैं, किसी को फालतू में मार रहे हैं, किसी से फालतू में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किसी को फालतू में हम अपने कर्मों से किसी को भी कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो ये सब क्या है? हिंसा है। जैसे अंग्रेज, आप लोगों को पता है किस तरीके से कितनी सारी बाधाएं आई हमारे देश की आजादी की लड़ाई में, उसके बाद जाकर के अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा। उसमें सबसे बड़ा कांड आप देख सकते हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, जिसमें कितने सारे लोगों की जानें चली गई थी दोस्तों, और अंग्रेजों ने किस तरीके से लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। तो ये भी क्या थी? हिंसा ही तो थी। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं हमारे देश के आजादी के इतिहास में, जिसमें बहुत सारे वीरों ने वीरगति प्राप्त की और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिन लोगों के पास पावर होती है, वो लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने से नीचे वालों को दबाएं। जैसे कि अंग्रेज थे, अंग्रेजों के पास पावर थी, धीरे धीरे उन्होंने देश में तो व्यापार करने आए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर लिया और पूरे देश को अपना गुलाम बना लिया, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा हिंसा करते थे हमारे ऊपर। अब देखिए, जिस कार्य से दूसरों का अहित हो जाता है या दूसरों को कष्ट पहुंचता है, उसे हम हिंसा कहते हैं। शारीरिक प्रताड़ना अर्थात मारपीट करना, जान से मारना, किसी को मानसिक परेशानी देना, किसी पर क्रोध करना, यह सब सामान्यतः हिंसा का ही रूप माना जाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हिंसा का क्या अर्थ है। अब देखिए, यहाँ पर महात्मा गांधी ने हिंसा की परिभाषा दी है। तो किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या गलत भाव रखना ही क्या है? हिंसा है। जब आप गलत भाव रखते हो तभी तो उसके ऊपर हाथ उठाते हो या उसे मारने की कोशिश करते हो, उसको फिजिकली परेशान करते हो। महात्मा गांधी ने और भी क्या कहा है, देखिए हिंसा के बारे में। हिंसा अर्थात आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में होने वाला
शोषण, ये शोषण किसी भी प्रकार से हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत धनी है, जिसके पास पैसे हैं, वो आर्थिक रूप से गरीब लोगों के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाह रहा है या उनका शोषण कर रहा है। ठीक है, ये सामाजिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है। अब हिंसा के प्रकारों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए है मौखिक हिंसा, यानी कि हिंसा भी कई प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार के हिंसा के रूप होते हैं। और इसमें सबसे पहले है मौखिक हिंसा। मौखिक हिंसा का मतलब मौखिक से ही पता चल रहा है कि यह हिंसा कैसे होती होगी, मुख से होती होगी। जब कोई व्यक्ति मुख से बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाता है तो इसे हम मौखिक हिंसा कहते हैं। अपमानित करना, गालियां देना, चरित्र एवं आचरण पर दोषारोपण करना, पूर्व में की गई गलतियों को बार बार याद दिलाना, नकारात्मक अपेक्षा को व्यक्त करना। यद्यपि मौखिक हिंसा को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, यानी कि जो मौखिक हिंसा होती है दोस्तों, इसमें कभी कभी लोग बच भी जाते हैं। कोई पुलिस केस होता है, कोई चीज होती है, क्योंकि कोई इसका हमारे पास प्रूफ नहीं होता है। तो जो मौखिक हिंसा होती है, इसमें क्या होता है, किसी को आप बहुत अपमानित कर रहे हो, उसको बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हो, उसको गालियां दे रहे हो, अपशब्द बोल रहे हो, उसके आचरण पर, उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हो, उसके कैरेक्टर को आप गलत कह रहे हो। ठीक है, और जो गलतियां उसने कभी पूर्व में की है, उन गलतियों को आप बार बार याद दिला रहे हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब मौखिक हिंसा के अंतर्गत आता है, जिससे व्यक्ति परेशान हो जाता है। कहते हैं जितना व्यक्ति को मार से चोट नहीं लगता है, उतना किसी की बात से चोट लग जाता है। तो अगर किसी को कोई अपमानित कर रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी बोल रहा है, तो वह व्यक्ति बहुत ज्यादा उदास हो जाएगा और बहुत दुखी हो जाएगा। इसी वजह से दोस्तों जो हिंसा है, मौखिक हिंसा, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो शारीरिक हिंसा होती है उससे भी खतरनाक होती है, क्योंकि व्यक्ति इससे डिप्रेशन में भी चला जाता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अगर हम क्लास 11-12 की बात करें तो ये ऐसी कक्षाएं होती हैं, 11-12 की बात करें या 9-10 की बात करें, जो बच्चों की किशोरावस्था चल रही होती है। इस अवस्था में कभी भी बच्चों को 60 बच्चों का क्लास है या 30 बच्चों का क्लास है, तो कभी भी सारे बच्चों के सामने टीचर को एक बच्चे को बहुत कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर छोटी मोटी बात है तो वही बोल करके काम खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बोला जा रहा है तो उससे क्या होगा, उससे बच्चा अपनी कक्षा में ही हीन भावना का शिकार हो जाएगा। उसको अगर आप अपमानित कर दोगे तो वह स्कूल आना ही नहीं चाहेगा, पढ़ना ही नहीं चाहेगा और उसका माइंड भी डाइवर्ट हो सकता है। तो इस वजह से दोस्तों कहाँ पर हमें कब किससे कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। अब है मनोवैज्ञानिक हिंसा। देखिए मनोवैज्ञानिक हिंसा में क्या होता है, हिंसा का यह रूप अधिक कपटपूर्ण है। इसमें व्यक्ति को अपने नियंत्रण में करने के लिए उसकी प्रतिष्ठा तथा उसके सम्मान पर आघात करके उसे क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। दबाव बनाकर कोई कार्य करवाना, डराना, धमकी देना, झूठा आरोप लगाना, ये दोस्तों अगर आप देखोगे तो लगभग हर संस्था में ऐसी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, जहां पर लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो लोग थोड़ा पावरफुल होते हैं, नीचे वालों को धमकी देने का प्रयास करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक हिंसा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से किसी के ऊपर किसी को धमकी देना, किसी को डराना, धमकाना, झूठा आरोप लगाना, दबाव बनाकर कोई कार्य करवाना, ये सब मनोवैज्ञानिक हिंसा के अंतर्गत आता है। अब है शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा क्या होती है, ये तो आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी प्राणी को शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाना, शारीरिक कष्ट देना अथवा पीड़ा देना शारीरिक हिंसा कहलाता है। शारीरिक हिंसा के अंतर्गत समाज, परिवार में महिला तथा इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट करना आता है। जैसे कि बहुत सारे लोग अपनी पत्नियों को ड्रिंक करने के बाद मारते हैं, पीटते हैं। बहुत सारी औरतें घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। ये सारी चीजें दोस्तों हमारे समाज में, ये सारी चीजें हमें आसपास ही देखने को मिलती हैं। तो ऐसी चीजें जो होती हैं ये शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आती हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट करना ये भी शारीरिक हिंसा के अंतर्गत, यानी कि अगर किसी को किसी प्रकार से किसी ने चोट पहुंचा दी किसी व्यक्ति ने, तो वह शारीरिक हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखेंगे ढांचागत हिंसा। ढांचागत हिंसा क्या होती है, तो देखिए जब किसी सामाजिक ढांचे अथवा सामाजिक संस्था द्वारा किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के हितों की क्षति होती है तो उसे हम ढांचागत हिंसा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हिंसा के क्या कारण हैं, हिंसा के आखिर में कारण क्या होते हैं, इनके बारे में भी जानना हमें बहुत जरूरी है। तो देखिए प्राणियों को चोट पहुंचाना हिंसा है। हिंसा से सदैव दूसरों को दुख होता है। मनुष्य क्यों दूसरों को दुख देता है, क्यों हिंसा करता है, इस पर विचार करके ज्ञानियों ने 3 कारण बताए हैं। सबसे पहला कारण क्या है हिंसा का, क्रोध है।
यह एक भयंकर आवेग है। इस आवेग में मनुष्य सही गलत सब कुछ भूल जाता है। उसकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, उसकी भुजाएं फड़कने लगती हैं तथा वह मारपीट करने के लिए तत्पर हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो काम माइंड के होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं, लड़ने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं और लड़ाई करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं। तो ये क्या है, ये क्रोध के कारण ही होता है। बहुत सारे व्यक्ति क्रोध को अपने शांत नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यह एक तरीके से हिंसा के रूप में निकलता है और इससे दोस्तों किसी का भला नहीं होता है बल्कि नुकसान ही होता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा नुकसान और घाटे में ही रहते हैं। तो कभी कभी भी मनुष्य को आवेग में आकर के कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए और किसी के ऊपर इतना क्रोध नहीं करना चाहिए दोस्तों कि वह हिंसा का रूप ले ले। फिर है दूसरा कारण इसका लोभ। जब आर्थिक लाभ उठाने की आशा उत्पन्न होती है तो भी मनुष्य हिंसा करने के लिए आतुर हो जाता है। जैसे कोई धन के लालच में किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। आप देखते हो दहेज के लालच में बहुत लोग बहुओं की हत्या कर देते हैं। तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके से लोभ ही तो हुआ। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखिए आगे तीसरा कारण होता है मोह। मोह कैसे होता है, अब इसके बारे में आप जानेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। यह एक मधुर विष है। ममता के कारण भी व्यक्ति अंधा हो जाता है एवं जिसके प्रति उसकी ममता जागृत हो जाती है उसे सुख पहुंचाने के लिए वह पक्षपात करता है, दूसरों के साथ अन्याय करता है, अत्याचार करता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरीके की हिंसा के शिकार होते हैं या इस तरीके की हिंसा में होते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों अगर आप देखो समाज में बहुत सारी हिंसा होती है, चोरी डकैती लूट मार, ये सारी चीजें हमारे समाज में होती हैं। तो कैसे होती हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति जो कर रहा है हिंसा, क्या उसका परिवार नहीं होगा, उसकी भी फैमिली होगी, उसके भी बच्चे होंगे। तो ऐसे लोग आखिर में ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, आप सोचिए। आखिर में वो भी अपने परिवार के लिए, शायद कहीं ना कहीं उनके पीछे भी उनका परिवार है और ये सारा चीज करके वो अपने परिवार को ही दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मोह होता है ये भी हिंसा का कारण ही होता है और मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सोच समझ करके ही ये डिसीजन लिया। तो आप बहुत सारी फिल्मों में देखते होंगे, बहुत सारी चीजों में देखते होंगे कि लोग अपनी फैमिली के लिए कुछ लोग कहाँ तक चले जाते हैं, किस हद तक चले जाते हैं और इसकी वजह से किसी और की फैमिली को या किसी और को चोट पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये जो तीसरा कारण मोह है ये भी बहुत डेंजर होता है क्योंकि व्यक्ति जिनको वह बहुत प्रेम करता है, जिन व्यक्तियों को, उनके लिए, यानी कि अगर अपने परिवार की बात करें, अपने परिजनों की बात करें, वह उनके लिए किसी को भी हानि पहुंचा सकता है और किसी के लिए भी कुछ भी, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है या किसी के साथ अत्याचार या अन्याय कर सकता है। उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने प्रियजनों के लिए। तो ये जो तीसरा कारण मोह है ये भी खतरनाक है। पहली बात दोस्तों, हिंसा है, हिंसा करना ही अच्छी बात नहीं है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं यहाँ पर हम रोज हर तरीके की चीजें देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं सड़क पर बात करूं तो कुछ लोग, अगर मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था कि सड़क पर अगर दो लोग चल रहे हैं, किसी की बाइक को किसी ने टक्कर मार दिया पीछे से, आगे वाले को पीछे वाले ने टक्कर मार दिया, तो अगर आगे वाला समझदार है तो वो पहले रुक करके पूछेगा और अगर वह हिंसक है वह व्यक्ति तो पहले उतर करके वो पीछे वाले को मारना शुरू कर देगा। और ऐसा अक्सर हम सड़क पर देखते हैं। तो ये क्या फर्क है कि किस तरीके से किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध ज्यादा है तो वह अपने अंदर की जो हिंसा है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दूसरा व्यक्ति है वो शांति से पूछ रहा है कि आखिर में क्यों, किस तरीके से तुम गाड़ी चला रहे थे, ऐसे किस तरीके से मेरी गाड़ी ठुक गई। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, संस्कारों का फर्क होता है। और ये जो क्रोध है ये किसी किसी व्यक्ति को बहुत अधिक होता है, वह कंट्रोल नहीं कर पाता है और वह हिंसा कर देता है। और कुछ व्यक्ति होते हैं जो कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हिंसा है वो कभी भी समाज के लिए अच्छी नहीं होती है और इससे कहीं ना कहीं लोगों का जो घर है वो भी बर्बाद होता है और लोगों का जीवन भी इससे बर्बाद होता है। बहुत सारे लोग जेल में पहुंच जाते हैं हिंसा के चक्कर में ही। तो यह अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। तो पहला कारण हिंसा का क्रोध है, दूसरा लोभ है और तीसरा मोह है। क्रोध, लोभ, मोह, यही 3 कारण हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में हिंसा करता है बिना सोचे समझे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की भी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को। और इसके बाद आपकी लास्ट क्लास बचेगी। तो आपको अगर 8 विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, इसके अलावा सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज की पूरी PDF चाहिए तो आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए।
ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी और यूट्यूब पर भी आपको 8 के 8 विषयों की क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी। और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे बताते रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए। दोस्तों इसके बाद केवल लास्ट क्लास बचेगी आपके इस पूरे के पूरे पेपर की और इस तरीके से 8 के 8 विषयों को पढ़ा करके हमने खत्म कर दिया आपके 4th सेमेस्टर के। तो सारे विषयों को अच्छे से पढ़िए और हमारी कोशिश यही है कि 4th सेमेस्टर में भी आप बहुत बहुत अच्छा नंबर लेकर के आए ताकि ओवरऑल जब आपका रिजल्ट बने तो वो बहुत अच्छा बने और 92, 95%, 96, 97% तक जाए ताकि आप लोग का ये जो नंबर है ये आपकी मेरिट जब आपको जॉब लगेगी आपकी तब आपको समझ में आएगा कि एक एक नंबर कितने कीमती थे जो आपने डीएलएड में अर्जित किए थे। तो इसीलिए अभी से अपनी तैयारी को मजबूत रखिए और अपनी 4th सेमेस्टर की तैयारी को और अच्छा करिए। और कोई भी डाउट है कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस लेकर के आती रहूंगी और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनवाती रहूंगी। जय हिंद दोस्तों।